स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज से हम एनसीईआरटी की 6th क्लास की हम सिविक्स को पढ़ने जा रहे हैं और आज हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि विविधता से संबंधित है, जिसका टाइटल है विविधता। विविधता का मतलब डाइवर्सिटी, जिसे आप वैरायटी भी बोल सकते हैं। विविधता हिंदी का शब्द है जिसे हम इंग्लिश में डाइवर्सिटी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे डाइवर्सिटी यानी कि विविधता और असमानता को सेम मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। विविधता एक पॉजिटिव वर्ड है, असमानता एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इनमें क्या अंतर है आज के चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे। इसको 6th के बच्चे भी ध्यान से देखें इस वीडियो को, और बड़े बच्चे भी, यानी कि बड़ी क्लासेस के बच्चे भी, हायर एजुकेशन के बच्चे भी इन बुक्स को रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर की, जिसका टाइटल है विविधता। आज हम विविधता को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये तीनों चित्रों को देखिए, और इसमें क्या लिखा है कि आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ये वाले खाली बक्स है, इसमें आप अपना चित्र बनाइए। देखिए, पहले मेरी एक बात ये सुनिए, हम इस चैप्टर को बड़ी सारी एग्जाम्पल्स के साथ, बातों के साथ सीखेंगे। यानी कि हम बातों ही बातों में इस चैप्टर को पढ़ जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि विविधता क्या होती है, असमानता क्या होती है। ठीक है, आप इसमें चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? आपने बनाया चित्र, क्या इन 3 चित्रों जैसा ही है या अलग है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। जैसे कि ये तीनों चित्र भी तो भिन्न-भिन्न ही है ना, सेम तो नहीं है ये भी तो अलग-अलग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी की चित्रकारी करने का ढंग अलग-अलग है, सभी का अपना-अपना तरीका है ना। जिस तरह हमारी चित्रकारी भी भिन्न है ना, उस तरह हमारे रूप, रंग, खान-पान आदि ये भी सारे भिन्न-भिन्न हैं। ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे विविधता, डाइवर्सिटी। रूप, रंग, खान-पान ये हमारी विविधता है। आप अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो? ऐसा नहीं होगा। आप भी ट्राई करके देखिएगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों ने कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे, लेकिन कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? किसी को कौन सी किताब पढ़ना पसंद है तो किसी को कौन सी पसंद है ना? ऐसा होता है, अक्सर होता है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें से अब तक आपको यह अंदाजा तो हो गया ना कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह तो हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। कुछ मामले हमारे थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे, पर हम अलग भी होंगे। दोस्ती करना, देखो हम यहाँ ना एक एग्जाम्पल या आप ये कह सकते हैं हम एक कहानी से समझेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो अब मैं उस कहानी को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। चलो शुरुआत करते हैं कहानी की। मैंने इसे मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था। यहाँ से जो जनपथ के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चलाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, अखबार वाला बच्चा बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? ये बच्चा कह रहा है कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं साइकिल वाले को। और साइकिल वाला क्या कह रहा है? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ,
पढ़ सकता हूँ और सीख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा, अखबार वाले बच्चे ने। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गई हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चलाते हुए सुना, वह मेरठ में है उसके साथ। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर थो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलते हैं। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग थी। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ये है विविधता। खान पान अलग होना, पहनावा अलग होना, धर्म अलग होना या भाषा अलग होनी, इन भिन्नताओं को हम विविधता कहते हैं। इनको हम असमानता नहीं कहते। किसको कहते हैं असमानता, उस पे हम आगे बात करते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। आपने भी देखा होगा बच्चे
यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। किस फ़र्क की बात हो रही है? इस विविधता की बात हो रही है। खान-पान, पहनावा, धर्म, भाषा इसकी बात हो रही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। विविधता की बात कर रहे हैं। यह विविधता का रूप नहीं है, ये वाला। भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। असमानता जिसे हम बोलेंगे। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं, ना ज़मीन, ना पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं मानी जाएगी बच्चे। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। हमने असमानता की बात की थी। ये विविधता और ये डाइवर्सिटी नहीं है, गरीबी और अमीरी। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था को हम विविधता यानी कि डाइवर्सिटी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आइए पढ़ते हैं। इस व्यवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस-किस तरह के काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई, तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी, कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, इससे गैर बराबरी पैदा हुई। ये हमारी गैर बराबरी पैदा हो गई कि वो उस जाति में जो उसको काम मिल जाता वो उसे करना पड़ता था, वो अपना काम भी नहीं बदल सकता था। तो ये विविधता नहीं होगी, ये डाइवर्सिटी नहीं थी, ये असमानता थी। अब बात हम डाइवर्सिटी की करेंगे। डाइवर्सिटी, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? विविधता, डाइवर्सिटी ये तो हमारे जीवन को समृद्ध करती है, ये पॉजिटिव वर्ड है। कैसे? चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर में। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा ना, उनके साथ अलग त्योहार भी मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। अक्सर हम ऐसा करते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानियां बनाना भी पसंद होगा, होगा ना? एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं ना। अपने जो वास्तविक जीवन है, अपने प्रेज़ेंट की लाइफ़ को जज करता है। फ्यूचर, पास्ट सब कुछ देखता है और कहानियाँ बनाता है। ठीक है? कुछ बातें कल्पना भी होती हैं। कुछ कहानियाँ कल्पनाओं से भी लिखी जाती हैं, किताबों को पढ़ के, स्रोतों को देख के, वास्तविक जीवन को देख के कहानियाँ बनती हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। है ना? कहानियाँ ऐसे ही बनेंगी। कुछ अन्य लोगों ने राजा-रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। मैंने बोला ना पास्ट में भी गए, फ्यूचर की कल्पनाएँ भी हो जाती हैं, प्रेज़ेंट को भी देख लेते हैं और अपनी लाइफ़ से भी कहानियाँ बनानी शुरू कर देते हैं, किसी और की लाइफ़ से कहानियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ भी लिखी। बिल्कुल, कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े, जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हों, समान रूप से केवल 2 पशु-पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल साँप-सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों, ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएँगे, है ना? अपने जीवन में इतनी विविधताएँ हैं कि हमारे पास कहानियाँ लिखने का भंडार है। लेकिन अगर उनके पास ये कुछ ही होगा तो वो कैसे कहानियाँ लिख पाएँगे? बड़ी लिमिटेड सी कहानियाँ रह जाएँगी ना, वो बात हो रही है। अब चलिए भारत में विविधता की बात करते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हमने सुना है, बचपन से ही सुना है और ये पॉजिटिव चीज़ भी है।
हम विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। एक स्टेट में ही कई भाषाएँ हैं। दूसरे स्टेट में जाते हैं फिर भाषा बदल जाती है। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। हर स्टेट का अपना-अपना खाना है। हर स्टेट के अपने-अपने त्योहार हैं। भिन्न-भिन्न धर्म हैं। हमने देखा है, ठीक है? लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। सही है ना? अब देखो, हम विविधता को कैसे समझें? चलो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 2 सवा 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होते थे ना, ये तो अब चीज़ें आई हैं ना, है ना? मॉडर्न युग में, पहले ये सब नहीं थी। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा तो करते ही थे। वे पानी की जहाज़ों में जाते थे, घोड़ों, ऊँटों पर बैठकर पैदल चलकर दूसरे देश में जाते थे। अक्सर ये यात्राएँ खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए किसी ज़मीन की तलाश में लोग निकलते थे यात्रा करने के लिए, फिर वहाँ बस भी जाते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। पुराने समय की बात हो रही है, हम हिस्ट्री हिस्ट्री में जा रहे हैं अब। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना-अपना जो घर-बार था, वो छोड़ देते थे। जब उनको पेट भर खाना नहीं मिलता था, तो वो नई जगहों की तलाश करते थे, वहाँ बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में भी जाते थे और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वो पुराने जो तरीका अपनाते आए थे, उससे ही चलती रहती थी उनकी, है ना? इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था, चेंजिंग्स आती ही रहती थी धीरे-धीरे। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान होता रहता था। धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती, एक नई संस्कृति बन जाती। जब वो किसी और जगह पे जाते, तो वहाँ एक नई संस्कृति बन जाती। अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। संस्कृतियों में भी ना मिश्रण हो जाता था। कुछ एक संस्कृतियाँ वहाँ पहले से ही होती, कुछ जो नए लोग आते उनसे सीख लेते और जो नए आते वो पुराने वालों से सीख लेते, तो जो संस्कृतियाँ थी वो भी मिक्स हो जाती थी। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते, इससे भी विविधता उत्पन्न होती है। अब देखो, एक एग्जांपल समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। ना केवल वहाँ के लोगों में कपड़ा और खान-पान की आदतों में फ़र्क है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे, वे भी अलग होगा। शहरों में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बहुत कम हैं जो सब्जियाँ या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। आइए हम भारत के 2 भागों के बारे में चर्चा करते हैं, लद्दाख और केरल। इनकी एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम थोड़ा समझते हैं। थोड़ा हम लेसन को ना इंटरेस्टिंग वे से पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है? चलो पढ़ते हैं। लद्दाख, ये लद्दाख है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। यहाँ का इलाका ज़्यादातर बर्फ में ही ढका रहता है, काफ़ी लंबे समय तक। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं क्योंकि इस तरीके की भूमि है, ज़मीन है, यहाँ पे पेड़ बहुत कम उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की ना बकरी पालते हैं जिसको हम पश्मीना कहते हैं और उन उससे पश्मीना ऊन मिलती है। ये वाली ऊन इतनी कीमती है कि पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ये उनका धंधा है। कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी या यूक होते हैं।
रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित ही नहीं हुए। मैंने यहाँ पे एक ना शब्द बोला है रेगिस्तान। अब आपके मन में ये आता होगा कि राजस्थान वाला रेगिस्तान ही होता है रेगिस्तान। नहीं, रेगिस्तान ये भी हो सकता है, जो बर्फ से ढका रहता है, वो रेत से ढका रहता है राजस्थान वाला, इसलिए वो रेगिस्तान है। ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान गर्म ही नहीं होता, रेगिस्तान जो बर्फ से ढका रहे, ठंडा भी होता है। ठीक है? तो रेगिस्तान के शब्द में कन्फ्यूज़ मत होना। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। आपने देखा होगा। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। केसर सागा, ये वाला। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। काफी फेमस है केसर सागा। चलो, हमने लद्दाख की तो बात की, अब केरल पे आते हैं। एक थी हमारी नॉर्थ साइड, अब हम साउथ साइड चलते हैं। भारत की दूसरी तरफ केरल में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षित रहा है। इस काफी अट्रैक्ट हुए हैं इस पहाड़ियों की तरफ हमारे व्यापारी। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने के श्रेय इन्हीं को ही जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे थे। पुर्तगाल ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी भी हैं, इस्लाम भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, बौद्ध धर्म भी है ना? कुछ ऐसे लोग वहाँ आए, जिससे उनको धर्म का हमने श्रेय दिया, जैसे ईसाई धर्म का श्रेय दिया, है ना? तो ऐसे बहुत सारे धर्म वहाँ पे फिर फेमस हो गए, जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध। चीन के व्यापारी भी केरल आए। देखो, अलग-अलग जगहों से आ रहे हैं तो संस्कृति का भी मिश्रण हो रहा है, धर्म का भी हो रहा है ना? यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चिन्ना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, उसे चिन्ना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। समझ रहे हो ना आप? केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली और सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों की हमने बात की है ना पीछे, दोनों की स्थितियाँ बहुत अलग-अलग हैं। एक में बहुत पेड़ उगते हैं और एक में उगते ही नहीं है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। आए ना अलग-अलग व्यापारी, इब्न बतूता और कई कई लोग, है ना? दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। एक तरफ मसाले चल रहे हैं, एक तरफ ऊन चल रही है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता रहता है। समझ रहे हो ना? विविध संस्कृतियों
का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारा वर्तमान में। मैंने बोला था शुरू में, इतिहास और वर्तमान, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारी सांस्कृतिक रीति-रिवाज और जीने का तरीका धीरे-धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। हम उस तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। हम उस संस्कृति में, उस माहौल में ढलना शुरू कर देते हैं जहाँ हम रहते हैं या रहना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग-अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिल-जुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति-रिवाज और परंपराओं में घुल-मिल जाते हैं। विविधता में एकता, हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी है, इस चीज़ की बात हम करते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ये हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं है विविधता। हमारे देश में इतने धर्म हैं, भाषाएँ हैं, खान-पान है, रंग है ना? तो ये कोई हमारी नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये हमारी पॉजिटिव है। इससे हमें ताकत मिलती है, हमें एकता मिलती है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों से लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा ही दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है और हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चलो एक छोटी-सी कविता पढ़ते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सियाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। ये हमारी कुछ कहानी है स्वतंत्रता के वक्त की, आज़ादी के लिए जो हमने जंग लड़ी थी उसकी बात हुई है इसमें। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत से लोगों की जानें गई और उसमें से ज्यादा घायल भी हो गए थे। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत चिन्ह विविधताओं के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। तो बच्चों, आज की क्लास की यहाँ समाप्ति होती है। हमारा जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने विविधता की बात की, डाइवर्सिटी की बात की। डाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी उपयोगी है, जिसने हमें इकट्ठा किया। ये एक पॉजिटिव वर्ड है।
उसे हम विविधता कहते हैं। हमारे अलग-अलग तरह के जो हमारी भाषाएँ हैं, हमारे धर्म, हमारे खान-पान, ये हमारी विविधताएँ हैं। लेकिन इसको आप असमानता से मत जोड़ना, क्योंकि असमानता एक अलग चीज़ है, विविधता एक अलग चीज़ है, जिसको हमने पीछे बड़े अच्छे से पढ़ा है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा है। आशा है कि आपको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा होगा और आपको इस चैप्टर की समझ भी आई होगी। कहानी, कविता जो भी पढ़ा गया आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्लास को ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।